हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें आपके ना स्ट्रेस के कुछ मॉडल्स के बारे में बताया है कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने अपने तरीके से स्ट्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ मॉडल्स का एक्सपेरिमेंट्स किया है। तो उसी मॉडल्स अलग अलग तरीके से हमें समझाया गया है कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स क्या होते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मतलब अलग अलग मॉडल्स में अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें आपके ना टोटल 7 मॉडल्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वाले यूनिट में भी बात किया था कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है। ये वाला जो मॉडल है ये कैनॉन ने पुट किया था। इसमें इन्होंने स्ट्रेस के रिगार्डिंग के बारे में बताया है कि जब स्ट्रेस हमारे होता है तो उसमें हमें 2 रिस्पॉन्स आते हैं, एक फ़ाइट और एक फ्लाइट। तो अगर हम कैनॉन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब भी हमें एक्सटर्नल मतलब बाहर से एनवायरनमेंट से हमें जब कोई जैसे चीज़ की डिमांड होती है और वो हम जब फुलफ़िल नहीं कर पाते, लाइक उसको हम एक व्यक्ति उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तब क्या होता है ना कि एक व्यक्ति के सामने सिचुएशन आ जाती है स्ट्रेसफुल वाली, ठीक है, या फिर वो सिचुएशन को फेस कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके सामने ना कुछ ऐसे डेंजरस चीज़ आ जाती है, लाइक जैसे आपको छिपकली से डर लगता है। तो जैसे अब सामने आपके छिपकली आ गई तो आप उसको देख के डर जाओगे, लाइक है ना। तो डर जाओगे तो आपके बॉडी से 2 चीज़ें रिस्पॉन्स करती है, या तो आप उसको छिपकली को वहाँ से भगाने की कोशिश करो या खुद वहाँ से भाग जाओगे। तो वो 2 रिएक्शन ही जो रिस्पॉन्स होते हैं उसी को हम फाइट और फ्लाइट वाला बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि डायग्राम के जैसे बताया है कि जब भी आपके सामने कोई थ्रेटिंग सिचुएशन आती है तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके अंदर आपकी 2 चीज़ें एक्टिवेट होती है, एक होता है सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंड्रॉइड सिस्टम। अब जब सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके साथ आपके एंड्रॉइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। उसके बाद आपके अंदर से ना आपकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक होता है ना कि हमें देख के बहुत डर लग रहा है और आपकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक एकदम से ऐसे सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने तो हम एकदम से डर जाते, तो हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती है हमारी बॉडी से। फिर आता है एंड्रॉइड सिस्टम। उसमें एंड्रॉइड सिस्टम में हमारे पिट्रोलिन ग्लैंड एक्टिवेट होता है, वो रिलीज़ करता है। एंड उसके बाद क्या है ना कि उसमें क्या है ना कि वो बहुत सारी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, लाइक कि अगर हमें उस सिचुएशन से फ़ाइट करना है तो हमारी बॉडी से जो जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, जितनी एनर्जी निकल सकती है, वो सारी हम वहाँ पे उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला मॉडल जिसमें हमें फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में बताया है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मॉडल जिसका नाम होता है गैस मॉडल, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में हम गैस मॉडल बोलते हैं। वैसे उसका क्या है, जर्नल अडॉप्शन सिंड्रोम। ये जो मॉडल है ये हैंस सैले ने पुट किया था और इसके अंदर है ना 3 स्टेजेस आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अब स्ट्रेस फील कर रहा होता है, उसको महसूस होता है कि हाँ वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो उसके अंदर से ना 2-3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली क्या होती है, अलार्म रिएक्शन, दूसरा रेजिस्ट्रेशन एंड थर्ड एजोशंस। ये आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के आप जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी स्टेज होती है अलार्म रिएक्शन। तो अलार्म रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है आपके फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरह। जब आपकी बॉडी
मतलब जब कोई भी व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन में होता है तो उसकी बॉडी प्रिपेयर होती है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करे। होता है ना कि एक अगर व्यक्ति उस व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति के सामने कोई भी ऐसे सिचुएशन आती है, थ्रेटिंग डेंजर सिचुएशन या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो उसकी बॉडी प्रिपेयर होने की कोशिश करती है ना, या तो वहाँ से लड़ने लड़ने के लिए प्रिपेयर होगी या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की बॉडी ना बहुत सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है अलग अलग बॉडी सिस्टम में, जो कि वो अगर वो रिक्वायर नहीं होती है, मतलब कि उसकी बॉडी अगर, जैसे मान लो जो मैंने छिपकली का एग्जांपल दिया, तो अगर जैसे मान लो अगर उस छिपकली थोड़ी बड़ी है, ठीक है, और जिसको बहुत ज़्यादा फिनोमेना है इस छिपकली से, तो वो क्या है ना कि वो उसकी बॉडी जो एनर्जी वो बाहर निकालने की कोशिश भी करेगी उससे लड़ने के लिए, पर वो नहीं मतलब नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी तैयार नहीं है फाइट करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा डर रही है। तो वो कैसे ही उससे फाइट करेगी, तो वो फाइट नहीं कर पाएगी। जितनी भी एनर्जी वो निकालेंगे अंदर से बॉडी आएंगी भी, तो वो उसको काम नहीं आएंगी। तो जब वो उसके उसके हाथ से वो चीज़ छूट जाती है, तब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं जिसका नाम होता है रेजिस्टेंसी, जो हमारी सेकंड स्टेज होती है। जब आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है ना, उसके बाद हम सेकंड वाली स्टेज पे आते हैं। जब आपको वो स्ट्रेस होता है, वो चलता जा रहा है, रुका नहीं है, बंद नहीं हुआ है, आपके साथ चल रहा है, तब हम सेकंड वाले स्टेज पे आते हैं। और सेकंड वाले स्टेज पे आके हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी एनर्जी होती है उसको हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जितनी भी हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस सिचुएशंस को फेस कर सकें। जैसे कि हमारे पल्स रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, हार्ट अटैक, जो भी आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं ना किसी चीज़ को, ऐसे जब हम देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वो चीज़ जब होती है ना, तो उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए हम अपनी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। बट जब वो नहीं होता है, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को होता है ना कि वो नहीं कंट्रोल कर सकता है उस किसी चीज़ को देख के, तो जब वो नहीं होता है तब वो थर्ड वाले स्टेज पे आता है जिसका नाम होता है एसोसिएशन। चूँकि वो उसके हाथ में नहीं है, वो जितनी भी एनर्जी उसने स्टोर करने की कोशिश करी थी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तब जाके वो थर्ड वाली सिचुएशन पे आता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा या बंदी जो इतना ज़्यादा उस छिपकली को देख के डर लग रहा था, वो बिल्कुल ही उसके हाथ से निकल जाता है। वो स्ट्रेस, जब तक वो छिपकली तो यहाँ से वहाँ से, या तो उसको वहाँ से भगा नहीं देता है कोई और आके, या फिर वो खुद वहाँ से नहीं चला जाता जब तक उसके साथ वो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। कि हम बोल सकते हैं कि वो खुद से फाइट नहीं कर सकता है, ना तो वहाँ से वो भाग सकता है, ना तो वो उस छिपकली को वहाँ से भगा सकता है। वो हार मान चुका है, वो थक चुका है। तो हम बोल सकते हैं वो लंबे टाइम तक उसके साथ वो स्ट्रेस चलेगा ही चलेगा जब तक कोई आके उसकी हेल्प नहीं कर देता है। तो ये था हमारा गैस मॉडल, जिसमें हमने 3 स्टेजेस के बारे में बताया है, कि जिसमें हम पहले स्टेजेस में देखते हैं कि हमारा किस तरीके का हम रिस्पॉन्स दें, भागने वाला या बचने वाला, ठीक है, या खुद को बचाने वाला। सेकंड में हम जो हमारे अंदर से जो रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी जो होती है, हम उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। और जब वो नहीं होता है तब जाके हम लास्ट वाले स्टेज पे आते हैं जिसमें हम थक जाते हैं, जो हमारे हाथ से निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड मॉडल जिसका नाम है कॉग्निटिव अप्रेशल मॉडल।
ये मॉडल लेज़ार्ड और उसके कुछ फ्रेंड्स ने साथ में मिलके इस मॉडल को पुट किया था। और इस मॉडल में इन्होंने बताया था कि जब भी एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है तब उसके सामने कुछ सिचुएशन आती है प्राइमरी और सेकेंडरी एप्रेशल में। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेसर, जैसे जब कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक प्राइमरी एप्रेशल है, सेकेंडरी एप्रेशल। प्राइमरी एप्रेशल में हम देखेंगे कि वो डेंजर को रिसीव कर लेता है, लाइक कि हाँ ये सिचुएशन जो आई है, जैसे वो छिपकली वाला ही, या फिर आप डॉग का ले सकते हो। जैसे डॉग आ गया तो डॉग को देख के सब डर जाते हैं, एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन उसके लिए डेंजर है। और सेकेंडरी अगर हम देखें कि वो डॉग है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डॉग से बिल्कुल डर नहीं लगता है, तो वो उनके लिए कोई डेंजर वाला सिचुएशन नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है, उसको दो मारे और वो भगा दिया। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत डर लगता है, तो उनके लिए हो गया प्राइमरी एप्रेशल कि हाँ मुझे डर है। तो फिर प्राइमरी में आने के बाद हमने देखा कि हाँ ये मेरे लिए डेंजर है, डॉग वाला जो सीन है वो मेरे लिए डेंजर है। तो अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि उसको भगाने के लिए कुछ है हमारे पास या फिर वो हम पे अटैक करेगा। अब हम ये देखेंगे। अब इसमें भी देखने के लिए कुछ अगर हमारे पास वहाँ पे डंडा या फिर कुछ पत्थर या ऐसा कुछ भी होता है तो हम उससे उसको भगा देंगे, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज है हमारे पास, तो फिर हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो गया। पर अगर हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं है उस डॉग को भगाने के लिए, तो फिर क्या होगा कि हम स्ट्रेस फील करेंगे और ज़्यादा, और फिर हम वहाँ से भागेंगे और फिर वो स्ट्रेस हमारे पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि वो डॉग वाला तो हमारा स्ट्रेस ही हुआ, तो वो हमारे पीछे पीछे भागेगा जब तक वो हमें काट नहीं लेता तब तक। तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव एप्रेशल मॉडल, जिसमें हमें दो सिचुएशन को फेस करना होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ मॉडल, जिसका नाम है पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये फ्रेंच में प्रपोज किया गया था और हैरिसन ने और कैप्लन ने किया था 1982 में। अब इसमें क्या है ना कि इसमें हम एक व्यक्ति को लाइक हम बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति जो होते हैं ना, कि सब व्यक्ति अलग अलग तरीके के होते हैं। अब मैं अलग तरीके की हूँ, आप लोग अलग तरीके से हो, आप अलग तरीके से स्ट्रेस को लोगे, मैं अलग तरीके से स्ट्रेस को लूँगी। तो वो एक डिपेंड हो जाता है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है, कि किस तरीके से लोगों, जैसे कि मेरे को अगर कोई थोड़ा सा भी डांट दे तो मुझे रोना आ जाता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कोई डांटे तो आपको रोना नहीं आता, हाँ ठीक है नॉर्मल है ये तो वो हर एक पर्सनल की डिफरेंस हो जाता है। तो वो इसी के बारे में कि हर व्यक्ति जो है ना, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वैसे ही एनवायरनमेंट में जब हम बाहर काम करते हैं जो भी होता है, तो उसमें क्या है ना कि जब लोगों की डिमांड आती है और उसके डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, जो हमारे अंदर एबिलिटी है वो, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें काम नहीं मिलता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें स्ट्रेस होता है। तो ये मॉडल उसी चीज़ को बताता है। ठीक है। फिफ्थ आता है साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी फ्रूड ने डिस्क्राइब किया था और इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बात की थी, एक सिंगल एंजाइटी और ट्रॉमेटिक एंजाइटी। सिंगल एंजाइटी मतलब कि आपके जब भी कोई बाहर से किसी के साथ रिलेशनशिप है या आप कोई वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, रह रहे हो, अगर वहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ का मतलब डेंजर सिचुएशन लग रही तो आपको सिंगल एंजाइटी हो गया। ट्रोमेटिक एंजाइटी मतलब कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट तो डेवलप कर लेना। ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। अब इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। एंड फिनोटाइप मतलब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा रही है, कि किसी व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है और उसी के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेस होता है। ठीक है।
उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल जो मॉडल है वो डाइटिस्ट स्ट्रेस मॉडल, जिसमें हमें फोकस किया जाता है कि वो जेनेटिक है या एनवायरमेंटल से उसको स्ट्रेस मिल रहा है। लाइक जेनेटिक मतलब कि जैसे किसी चीज़ का फिनोमेना, जैसे मैंने छिपकली का बताया, जैसे आपके पेरेंट्स को भी छिपकली से किसी मतलब या तो आपके मॉम या डैड में से किसी को फिनोमेना होगा एंड वो सेम चीज़ आपके अंदर भी है, तो वो हो गया आपका जेनेटिक कि आपको छिपकली से देख देख के डर लगेगा ही लगेगा, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल है। एंड एक ऐसा होता है कि आपको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, जैसे कि आपको बचपन में आपको चोट लग गई या आप स्विमिंग कर रहे थे तो आप मतलब वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसकी वजह से आपको स्विमिंग से बहुत ज़्यादा फियर हो गया है, तो वो चीज़ डिपेंड होता है कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, जेनेटिक भी और एनवायरनमेंट भी। तो ये थे आपके 7 मॉडल एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी भी मॉडल में पर्टिकुलर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगी या अलग से वीडियो दोबारा बना दूँगी। एंड इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर किसी और चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय बाय।